नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज मैं आपके सामने कुछ घटनाएं रखने जा रही हूं और वो घटनाएं ऐसे सवाल खड़े कर रही हैं कि हाल ही में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, जिसमें 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें कुछ ग्राउंड पर भी मौतें हुई हैं और सभी पैसेंजर्स खत्म हो गए, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, केवल एक शख्स को छोड़कर। तो ये मिस्ट्री आज भी लगातार बनी हुई है कि आखिर क्या वजह थी। इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो सच कब सामने आएगा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, आखिर उसकी वजह क्या थी कि टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही, सेकंड्स के अंदर इसका पूरा खेल खत्म हो गया और अचानक ये क्रैश कर गया। इसकी हार्ड लैंडिंग हुई और एक डॉक्टर्स के हॉस्टल पर हुई, वहाँ भी कुछ डॉक्टर्स की मौत हुई और उसके अंदर 242 लोग सवार थे क्रू मेंबर्स के साथ। सबकी मौत हो गई केवल एक को छोड़कर। बहरहाल, जो ताज़ा अपडेट है इस मामले में वो ये कि इसका जो ब्लैक बॉक्स मिला है और साथ ही जो कॉकपिट रिकॉर्डर है, उस सब के डेटा को डाउनलोड कर लिया गया है और वो डेटा एक्सपर्ट्स के पास पहुंच चुका है। उस डेटा की एनालिसिस, उसकी रीडिंग शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 दिन लगेंगे जब पूरी तरीके से उसको रीड किया जाएगा, क्योंकि कई घंटों का ये रिकॉर्डर होता है और आखिर के कुछ मिनटों में क्या हुआ होगा उस सब की पूरी डिटेल्स आने में लगभग 10 दिन लग जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा हो कि आखिर उस हादसे की असल वजह क्या थी। अब आप देखिए कि जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से पूरे विश्व भर में जितनी भी एयरलाइंस हैं वो सतर्क हो गई हैं और आपने देखा भी होगा कि एयर इंडिया ने किस तरह से 15% अपनी फ़्लाइट्स को कट किया है। उसने ये बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी करके इस बात को कहा है कि क्योंकि वहाँ पे ऑडिट्स का काम चल रहा है, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जो भी उनका पूरा सिस्टम है, उन सब का ऑडिट चल रहा है। तो इस करके जो फ्यूचर बुकिंग्स थी उसमें उसने लोगों से कि भाई जिन जिन को दिक्कतें आएंगी उनसे खेद प्रकट किया है, उनको अपना प्रोग्राम बदलने के लिए कहा है। इसके अलावा इंडिगो की भी एक हाल ही में उड़ान थी कि अचानक पायलट को बीच में लैंड कराना पड़ा। बहुत सी फ्लाइट को डिले किया जा रहा है, किसी को कैंसिल किया जा रहा है। कई घटनाएं ऐसी सामने आई जिसमें कि अचानक पायलट ने मेडे कॉल दिया अहमदाबाद की घटना के बाद और उसने इमरजेंसी लैंडिंग की। तो ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या कोई एक ऐसी वजह है जो अब भी पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुई है और वो सिस्टम में बनी हुई है, या फिर ये इस हादसे के बाद शुरू हुई कोई एंजाइटी भर है कि कोई छोटा सा भी रिस्क जो है वो लेना नहीं चाहता, क्योंकि इस घटना ने पूरे विश्व में सबको झकझोर दिया था। इतनी दर्दनाक कहानियाँ ये घटना छोड़ के गई है और बहुत सारे लोगों को तो एक फोबिया बैठ गया है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने समय तक वो एयरलाइन ट्रैवल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और कुछ दिन पहले की घटना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि दिल्ली में एक गैंग को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। उसके कुछ सदस्य गिरफ्तार हुए थे और ये गैंग बीते 3 सालों से ऑपरेट हो रहा था। और जानते हैं किस चीज़ की चोरी कर रहा था? ये एटीएफ की चोरी कर रहा था, जो कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है। मतलब जो एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल भरा जाता है, ये उसकी चोरी कर रहा था। जिस जगह से, जिस डिपो से इस फ्यूल टैंक को भरा जाता है और उसके बाद ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचता है, आईजीआईस की सप्लाई होती है, बीच रास्ते में ही, मुंडका में ही ये जीपीएस को मैनिपुलेट करके, उसको धोखा देके मुंडका में गाड़ी ले जाते थे और जो स्टोर कीपर था डिपो का, उसकी मदद से डुप्लीकेट चाबी से टैंकर को खोलते थे और उसमें से बहुत सारा फ्यूल निकाल करके चोरी कर लेते थे और बचे हुए को आईजीआई सप्लाई कर देते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जितना फ्यूल उन्होंने मंगवाया होगा, जब उसकी चेकिंग होती थी तो बताया जा रहा है कि वो किसी फर्जी मापदंड, जो मैनिपुलेटेड रॉड होती है जिससे उसका लेवल चेक किया जाता है, उससे उसकी संख्या पूरी दिखा देते थे। अब यहाँ भी एक एंगल सामने आता है कि क्या 3 साल से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, एयरलाइंस का जो फ्यूल है वो चोरी किया जा रहा था, और क्या आईजीआई एडमिनिस्ट्रेशन को, अधिकारियों को पता ही नहीं चला कि टैंकर में जितना फ्यूल आना चाहिए उससे कम आ रहा है? क्या जो भी वो फर्जी रॉड या मैनिपुलेटेड मापदंड डालकर वो चेक कर रहे थे, क्या उतना ही काफ़ी होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग एयरलाइंस के फ्यूल में कोई मिलावट करके उसका लेवल पूरा कर रहे थे, या फिर उसमें पानी मिला रहे थे या कोई और चीज़ मिला रहे थे? बहरहाल, बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिस पर जांच चल रही है, क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा ऐसे वक्त में हुआ जब अहमदाबाद का प्लेन क्रैश दोनों इंजन फेल करने की वजह से हुआ। और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इंजन फेल के कई कारण बता रहे हैं और उसमें कंटामिनेटेड फ्यूल भी एक कारण है। अब थोड़े वक्त पहले एक और की घटना मैं आपको बता देती हूँ। 2020 की घटना है, लंदन का गैटविक एयरपोर्ट। यहाँ पर A321 एयरक्राफ्ट, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है क्योंकि उसके अचानक टेक ऑफ के साथ ही दोनों इंजन फेल हो जाते हैं।
दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग वापस गैटविक पर करानी पड़ती है। और जब इस पूरी घटना की जांच होती है तो जो चौंकाने वाला फैक्ट निकल के सामने आता है वो था फ्यूल कंटामिनेशन। उसका फ्यूल कंटामिनेटेड था, उसके अंदर से पानी की बूंदें और जंग मिला था। और जैसे ही फ्यूल में पानी जाता है उसकी सप्लाई इंजन को बंद हो जाती है, इंजन काम कर देना बंद करते हैं। तो अब आप एक एक करके कड़ियां जोड़िए। मैं ये नहीं कह रही कि यही थ्योरी है जो सच निकलेगी, एक्सपर्ट्स डेटा की जांच कर रहे हैं, पर आप सोचिए कि सिस्टम का एक छोटा सा लूप होल कितने बड़े खतरे की ओर ले जाता है। एक मुख्यमंत्री के काफिले को मुसीबत में डाल दिया गया, एयरलाइंस के पैसेंजर्स की जान मुश्किल में थी, लेकिन गैटविक में तो लैंडिंग हो गई 2020 में। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इस पर बहुत जल्द सच्चाई सामने आएगी। तो इन बहुत सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, बहुत अनुभवी हैं। हमारे साथ कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी हैं, जो कि एक्स डीजीसी ऑफिसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका हमारे शो पर। और आपको बता दें कि प्रशांत जी खुद एक कमर्शियल पायलट रह चुके हैं, 4000 घंटे से ज़्यादा फ्लाइंग का अनुभव इनको है, ट्रेनर रह चुके हैं, मतलब जो फर्स्ट ऑफिसर होता है जिसको आम भाषा में को पायलट हम लोग कहते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रशांत जी, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बहुत तरह के सवाल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि उस आखिरी 60 सेकंड में क्या हुआ होगा, आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हो गया। क्योंकि बोइंग को तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही रिसर्च और बहुत ही बड़ी तैयारी के बाद बनाया गया विमान माना जाता है। पूरे विश्व भर में बोइंग की अपनी एक कैपेबिलिटी है, एक धाक है, एक समय में इसको राष्ट्राध्यक्ष भी इस्तेमाल किया करते थे। तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया, उन आखिरी 60 सेकंडों में क्या हुआ होगा? मैम, जैसा आपने बताया कि बोइंग 787 इसको ड्रीम लाइनर कहा जाता है जी, ये काफ़ी सेफ़ एयरक्राफ्ट माना जाता है, स्पेशली जो लंबी सफ़र की जो फ़्लाइट्स होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स कहते हैं, उसमें ये अमूमन ये जहाज़ काफ़ी यूज़ होता है। एयर इंडिया के पास ये 2014 से है और मेरे इन्फॉर्मेशन के अनुसार 30 से ज़्यादा जहाज़ एयर इंडिया के पास ये अभी करंट एग्जिस्टिंग फ्लीट में है। जी, जैसा आपने बताया कि इसमें अनुभव का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपने मेरा भी एक परिचय दिया कि इतने घंटे पायलट का जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। इस दुखद घटना में मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि द कॉकपिट एक्सपीरियंस इन दिस एयरक्राफ्ट वाज ऑलमोस्ट 9000 आवर्स। जी, कैप्टन सब्रवाल और उनके फर्स्ट ऑफिसर को दोनों मिला के मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बावजूद ये घटना हो जाना, दैट मीन्स दैट ये कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब आपके सवाल पे अगर मैं आऊँ, आप कह रहे हैं कि आखिरी 60 सेकंड में क्या हुआ होगा। देखिए, मल्टीपल थ्योरीज हैं इस पूरे इस एपिसोड को सब्सटैंशिएट करने के लिए। देयर कैन बी अ टेक्निकल फॉल्ट, देयर कैन बी अ वाइल्ड लाइफ इशू, ऑल्सो वी विल नॉट रूल आउट अ पायलट एरर, जिसको हम ह्यूमन एरर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का समूह भी हो सकता है जो कि इस पूरे दुखद घटना का, जिसको कहते हैं कि हम वजह रहा है। बिल्कुल। और प्लेन के पायलट के जो आखिरी शब्द थे, मतलब जब उन्होंने मेडे कॉल किया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मेडे कॉल क्या होती है, ये कब की जाती है और ये कितनी कॉमन है। लेकिन रिकॉर्डर से जो शब्द सामने आए हैं, वो पायलट के जो आखिरी शब्द थे वो मैं पढ़ देती हूँ। मेडे मेडे मेडे, नो पावर, नो थर्स्ट, गोइंग डाउन। तो आपने सुना ये मेडे कॉल जो पायलट ने की एटीसी को, और उसके बाद ये कहा गया कि जब वापस संपर्क की कोशिश की गई तो संपर्क टूट चुका था। हमारे साथ कैप्टन प्रशांत ढल्ला जी हैं। आखिरी 2 मिनट में कॉकपिट में क्या हुआ होगा? देखिए मैम, मैं इस मेडे कॉल के बारे में थोड़ा आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। मेडे कॉल जो होती है वो पायलट तब देता है जब उसके पास एक अलर्ट फेज़ हो जाता है। अलर्ट फेज़ का मतलब ये है कि अब उसको एटीसी को फुल प्रायोरिटी देनी ज़रूरी है। अब चीज़ें पायलट के हाथ से निकलने वाली हैं। वो एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है टू द एयर ट्रैफिक कंट्रोल कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। इस पॉइंट पे जब हम कैप्टन सब्रवाल की, अगर हम आपने रिकॉर्डिंग जैसे बताया, उसमें उन्होंने नो थ्रस्ट बोला। देखिए हमारे दर्शक, नो पावर, नो थ्रस्ट, गोइंग डाउन, राइट। सो थ्रस्ट इज समथिंग विच ड्राइव्स द मशीन। अब इसमें जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है, पूरा जो एयरक्राफ्ट बना होता है, उसमें 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वेट। तो थ्रस्ट जो होता है वो इंजन ड्राइव करता है, इंजन से थ्रस्ट बनती है। सो दैट मीन्स अगर पायलट ये कह रहा है नो थ्रस्ट, दैट मीन्स उसको वो आगे पुश करने वाली जो क्षमता होती है, जो थ्रस्ट जनरेट करती है, वो नहीं मिल पा रही है।
अब वो ये भी कहता है नो लिफ्ट। लिफ्ट एक ऐसा फोर्स है एयरक्राफ्ट को जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है। जी। सो लिफ्ट भी नहीं हो पा रही क्योंकि थ्रस्ट नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स या तो एयरक्राफ्ट का ड्रैग ज़्यादा है और एयरक्राफ्ट का वेट ज़्यादा है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू टेल द ATC कि जी मेरे को ना लिफ्ट मिल पा रही है और ना ही मैं थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा हूँ। ये उसका कहने का उसका अर्थ था इस पूरी ATC कन्वर्सेशन का। आफ्टर दैट इज देयर वाज नो कॉन्टैक्ट विद हिम पोस्ट दैट कॉल। तो ये नो थर्स्ट या इंजन फेल्योर की जो घटना है, इसके क्या क्या कारण होते हैं उस पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जब दोनों पायलट्स को ये पता चल चुका होगा कि अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, हाइट भी उतनी नहीं थी, तो क्या सिचुएशन वहाँ पर रही होगी, उनके लिए कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा। और एक पायलट की जब ट्रेनिंग होती है या जो उसका अनुभव होता है, तो ऐसी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए क्या क्या ऑप्शंस उनके पास होते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। वो जानते हैं कि 250 पैसेंजर्स की जान उनके कंधों पर है। देखिए, मैं पहले इस सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज़ किया है, मैं इसमें ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगा दैट देयर इज़ नो सॉरी इन एविएशन। एविएशन में इतने स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता है सॉरी बोलने का। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है उसके बाद इन पायलट को कुछ रियलाइज़ होता है। अब देखिए मैम, इसमें हमें थोड़ा सा टेक्निकल पे जाना पड़ेगा, जो कि हम वीडियो पे भी देख पा रहे हैं, सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं कि जहाज़ का जो व्हील्स हैं, जिसको हम गियर कहते हैं, गियर वो नीचे ही है। रूल बुक ये कहता है, SOP ये कहता है कि जब आप टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ करने के 50 से 100 फीट के बाद आपको लैंडिंग गियर अप करना होता है। मतलब ये जो व्हील्स दिख रहे हैं इसको गियर कहा जाता है टेक्निकल शब्दों जी। में। और जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, आमतौर पर कितने फीट के बाद इसको क्लोजिंग का प्रोसीजर ऑन हो जाता है? 50 to 100 फीट के दरमियान आपको लैंडिंग गियर अप कर देना है। लैंडिंग गियर 50 to 100 फीट। 50 to 100 बट ये 600 फीट तक गया और उसका लैंडिंग गियर जो था वो ऑन जी, ही था। जी, मतलब बिल्कुल। उसके टायर्स दिख रहे थे, आप वीडियो में भी देखे। राइट, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ कॉकपिट में एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड था। देयर माइट बी अ वार्निंग गिवन टू द पायलट, देयर माइट बी अ कॉशन गिवन टू द पायलट। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उसको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिली है पायलट को, जो कि उन्होंने गियर को डिले करा है। ही माइट बी वेरी स्मार्ट, ही इज़ अ ट्रेनर, एंड उन्होंने ये डिसीजन विलफुली भी लिया होएगा कि उन्होंने लैंडिंग गियर छोड़ दिया उसको। ऑल्सो देयर कैन बी रीज़न दैट उनका, क्योंकि एकदम टेक ऑफ करते ही, देखिए जैसे आपने ये बात बताई कि बहुत टाइम क्रिटिकल ये डिसीजन था, उनके पास इतना समय नहीं था इस पूरे सिचुएशन का फैक्ट फाइंडिंग करने का, अपनी चेकलिस्ट निकालने का। मैं दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एक पायलट जो कि फ़्लाइट कंडक्ट करते हैं, उनके पास एक चेकलिस्ट होती है जी। 2 लोग कॉकपिट में इसलिए दिए गए हैं कि वो चेकलिस्ट चैलेंज और रिस्पॉन्स पे चलती है। उसके बिना आप जहाज़ को, ना ही आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही आप जहाज़ को टैक्सी कर सकते हैं। सिमिलरली टेक ऑफ के बाद भी आप एक चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा। एक नॉर्मल प्रोसीजर चेकलिस्ट होती है, एक अबनॉर्मल चेकलिस्ट होती है। जैसे अगर जहाज़ में कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो यू आर सपोज टू रेफर टू दी अबनॉर्मल चेकलिस्ट, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके जहाज़ में इंजन में कोई इश्यू है तो आप उस भाग में जाते हैं, आपकी हाइड्रोलिक्स में इशू है तो आप उस चेकलिस्ट का उस पन्ने पे जाते हैं। तो ऐसे करते करते जहाज़ में केवल 20 से 22 सिस्टम्स होते हैं अलग अलग। पायलट के पास इस घड़ी में टाइम नहीं मिला होएगा कि वो उन चीज़ों को रेफ़र कर ले। इस पे भी सेफगार्ड की जाती है, जिसको हम पायलट ट्रेनिंग्स कहते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी आइटम्स। कुछ आइटम्स पायलट को बाय मेमोरी आनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन वो हैंडल करता है तो उसको किस तरह से कौन से डिसीजंस लेने हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब CVR और DFDR का संक्षेप में हम इसको निकालेंगे तब हमें पता लगेगा कि भाई उन्होंने करेक्टिव एक्शंस लिए कि नहीं लिए, ये टेक्निकल फॉल्ट था या किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई।